हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। 80 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ये डिसिप्लिन 5 होने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच सेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एड्स। ठीक है, तो ये हेल्पर टी सेल्स होती हैं दोस्तों। हेल्पर टी सेल्स जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। हेल्पर टी सेल्स हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने में। ठीक है, तो जो एड्स का वायरस है वो सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो हेल्पर टी सेल्स को करता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इन 1838 डैश एंड डैश फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। देखिए हम सेल की यूनिट पूरी कर चुके हैं और मैंने आपको बार बार कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखिए, शिल्डीन एंड स्वान ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी जो है फॉर्मुलेट की। ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन की जब बात आती है तो फिर हम रुडोल्फ रिच्चो की बात भी करते हैं। ठीक है, जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, तो वो भी क्वेश्चन पूछने में आ सकता है दोस्तों। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन बी डिटरमाइंड डैश। देखिए इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं। पहला दे रखा है द लेवल एट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टैंड इन द फूड चेन। नहीं, द एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ये बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी भी आप पढ़ लीजिए, लाइफ साइकिल बिल्कुल नहीं करते। एनर्जी विच द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो इन डिफरेंट, नहीं एनर्जी नहीं शो करते डिफरेंट एटमॉस्फेयर में। ये मेनली ट्रॉफिक लेवल्स को शो करते हैं जो पिरामिड्स होते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल एक ही उसमें दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ देखिए, सेल्स दैट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस आर। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं दोस्तों। तो ये मास्ट सेल्स होते हैं, म्यूकस वगैरह में, स्किन वगैरह में मिलते हैं। और हिस्टामिन के साथ में सेरोटोनिन, ठीक है, या हेपेरिन, ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब भी कोई एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और इनके रिलीज़ होने की वजह से उस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है दोस्तों। ठीक है, चाहे वो स्नीजिंग हो, है ना, छींक के थ्रू या किसी अदर एक्टिविटी के थ्रू बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, रैशेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन केमिकल्स की वजह से दोस्तों कौन रिलीज़ करता है, मास्ट सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन और म्यूकस के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन कॉजेज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी एज एन इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन आपको पता है कि इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, और ये इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज़ होता है। तो वाटर पॉल्यूशन कोई इमरजेंसी नहीं है, हाँ, लेकिन नॉइस पॉल्यूशन जो है वो हो सकती है। लैंड पॉल्यूशन भी नहीं रहेगा और एयर पॉल्यूशन भी इरिटेबिलिटी या नर्वसनेस कॉज नहीं करता है, क्योंकि ये तो आप डेली लाइफ में भी झेल रहे हैं, वाटर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी अनवांटेड नॉइस आपको सुनाई देती है तो ज़रूर आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो बढ़ जाती हैं और नर्वसनेस आ जाती है। तो नॉइस पोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, एन एंडेमिक स्पीसीज इज। देखिए एंडेमिक स्पीसीज वो होती है दोस्तों जो कि नेचुरली किसी एक ही जोग्राफिकल एरियाज में मिलती है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, वन फाउंड नेचुरली इन वन जोग्राफिकल एरिया। इसके अलावा हॉट स्पॉट्स भी होते हैं। ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो होते हैं वहाँ भी एक ही स्पीसीज मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं वहाँ रहती हैं। लेकिन यहाँ एंडेमिक स्पीसीज की बात हो रही है, तो ये एक ही जोग्राफिकल एरिया में नेचुरली पाई जाने वाली स्पीसीज को हम एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती हैं। इसमें माइकोप्लाज्मा ही करेक्ट जाएगा। ये देखो मैंने वही क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों जो आपको सेल बायोलॉजी में मैंने पढ़ा रखे हैं, बोला था इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को। इसके अलावा जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए PPLO लिखा होता, ठीक है, तो वो भी करेक्ट हो जाता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया था कि इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती दोस्तों, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। देन 8th देखिए आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग BT कॉटन। ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, BT कॉटन के रिगार्डिंग इसमें से इनकरेक्ट जब आपसे पूछा है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ अगर करेक्ट होता है ना
तो ये बोथ चला जाता, क्योंकि यहाँ पे बीटी कॉटन का मतलब बेसिलस thuringiensis होता है, सही बात है। और स्ट्रेन कंटेन क्रिस्टल्स विच कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये भी सही है। लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो नाइदर 1 और नॉर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? ओराई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ जब 2014 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो ये डिस्कस किया था। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ जेएफएम लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, ये 1980s में हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अ टॉक्सिन। देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स करते हैं, सेकेंडरी नहीं करते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो इंसान के काम में ज़्यादा आते हैं, रेसिन्स हो गए, गम्स हो गए, ठीक है, रेसिन्स, गम्स, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो है ना, एल्कलॉइड्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा टॉक्सिन है? देखिए मॉर्फिन जो है ये एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, पेन किलर, सीवियर पेन्स वगैरह में। करक्यूमिन जो है टर्मरिक, ठीक है, हल्दी वगैरह, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए यूज़ किया जाता है। रिक्सिन है और एक कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स तो आप जानते हैं ये पिगमेंट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, जैसे जो कलर देते हैं प्लांट्स को, है ना, जैसे गाजर में कैरोटिनॉइड्स, दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, तो ये तो टॉक्सिक हो ही नहीं सकता। बचता है रिक्सिन दोस्तों, ये टॉक्सिक है, इसे 2019 में बैन भी कर दिया है यूएस ने, और जुलाई में। और ये कहाँ मिलता है आपको? कास्टर्ड सीड्स में मिलता है दोस्तों, है ना। जो कास्टर ऑयल तो आपने सुना ही होगा, कास्टर्ड सीड्स में आपको मिलता है ये, और ये जो है पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सीवियर इंजरीज कॉज कर सकता है आपकी बॉडी का, अगर ये एंटर करता है तो, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल है और ये टॉक्सिक है, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसिडर द ऑप्शन एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। कौन नहीं है इसमें पार्ट दोस्तों? इसमें COS साइट नहीं है, ये लैम्डा फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या करता है COS एक्चुअल में एक कनेक्टिंग साइट होती है। ये क्या करती है? किसी भी डीएनए, जैसे अगर मान के चलिए, तो अगर इस डीएनए को हमें सर्कुलर डीएनए बनाना है तो ये दोनों ज्वाइन करने पड़ेंगे, इसका ये वाला एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, तो ये सर्कुलर डीएनए बनाने के काम में आता है। ये आपको ईस्ट में नहीं मिलता है, लैम्डा फेज में मिलता है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है COS साइट जाएगा, ये इसका कंपोनेंट ईस्ट क्रोमोसोम का कंपोनेंट नहीं है। बाकी सेंट्रोमियर है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ही, टीलोमियर भी है दोस्तों, ठीक है। इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, तब इसको और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल हेल्थ कंसर्न ऑफ ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए जो मेन प्रिंसिपल है, जो कंसर्न है, प्रिंसिपल कंसर्न है, वो है स्किन कैंसर और अदर डैमेजेस टू द स्किन, ठीक है। क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं, ठीक है, वो जो है वो ट्रोपोस्फेयर में पहुंचने का डर है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, वेजिटेशन नहीं रहेगी। इसके अलावा जो ह्यूमंस वगैरह हैं उनमें स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये प्राइमरी हेल्थ कंसर्न है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एस्टेरियास एंड ऑफ्यूरा, ठीक है। ऑफ्यूरा क्या है? ब्रिटल स्टार, है ना, और स्टार फिश, ये किसके एग्जाम्पल हैं, यानी किस फाइलम में आते हैं दोस्तों? एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस आर ड्यू टू, देखिए एलर्जी और एनाफाइलैक्सिस IgE की वजह से है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि जो इम्यूनोग्लोबिन E है ये लीस्ट फाइंड होने वाला हमारे, मतलब सबसे ज़्यादा कम जो सीरम में इम्यूनोग्लोबिन मिलता है वो IgE है, और इसका जो मेन काम है वो एलर्जी के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 17, हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं इनको, किसने डिस्कवर किया? स्मिथ और नाथन्स ने, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
इन विच टेम्परेचर रेंज एंजाइम आर मोस्ट फंक्शनल, ऐसी कौन सी टेम्परेचर रेंज है जिसमें एंजाइम सबसे ज़्यादा फंक्शनल होते हैं दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें 35 to 40 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, क्योंकि देखिए 50-60 तो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, यहाँ 80 तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है, और ये 25 डिग्री तक दे रखा है 4 से लेकर के, ये तो और भी कम है, ठीक है। तो जो सूटेबल रेंज है वो क्या है, 35 से 40 ही है दोस्तों। Who was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers, ठीक है, नाम याद रखेंगे दोस्तों, GN रामाचंद्रन जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेंडल वुड हैव एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ डैश वाज नॉट फाउंड एट दिस टाइम। देखिए जो मेंडल है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो लाए थे, ठीक है, वो पहले ले आए थे, लेकिन बाद में जो मॉर्गन है उन्होंने बताया कि ये जो लॉ है ये फेल हो गया था बिकॉज ऑफ दे फाउंड द लिंकेज। तो मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी जब दी तो ये लॉ वहाँ काम नहीं किया। उनका कहना था कि इंडिपेंडेंटली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इफेक्ट किए बिना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन लिंकेज में हमने पाया कि वहाँ दो कैरेक्टर्स आपस में लिंक रहते हैं तो एक कैरेक्टर दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है, उसके फिनोटाइप को भी इफेक्ट करता है। तो लिंकेज की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इसीलिए जो लिंकेज है दोस्तों, ठीक है, इट वाज नॉट नोन एट हिज टाइम, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ठीक है, दिया था। बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है, ठीक है, वो जो है उनका मेंडल साहब का उसमें ड्रॉबैक्स निकल आए थे लिंकेज की वजह से दोस्तों। तो ये वीडियो आपका, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो एक सेगमेंट हो गया आपका, यानी कि डिसिप्लिन 5 हो गया। अब डिसिप्लिन 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए डिसिप्लिन 6 का ये पहला क्वेश्चन, विच ऑलवेज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट आना चाहिए लेकिन खाली इन्होंने राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल लिख रखा है। तो राइट की तरफ जो होती है दोस्तों वो होती है ट्राइकस्पिड, ठीक है, ठीक है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। एक बार आर्टरियम से अगर वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तो वापस नहीं आ पाता ऑरिकल्स में, उसको ये प्रिवेंट करती हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड कहाँ होती है दोस्तों, लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच इज़ द फर्स्ट विसरल आर्च, ठीक है, विसरल आर्च जो पहली है वो मैंडिबुलर आर्च होती है दोस्तों। क्या होती है विसरल आर्च, ये कुछ बोन्स होती हैं, ठीक है, या आप कहें कि कार्टिलेज है, एक ग्रुप ऑफ कार्टिलेज है जो फेरेंजियल जो आपका एरिया रहता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो कौन सी है दोस्तों, मैंडिबुलर आर्च है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेसिलियंस। देखिए लो स्टेबिलिटी और हाई रेसिलियंस आपसे पूछा है, तो इसमें आप पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो पढ़िए, एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी इजीली डैमेज्ड, ठीक है, बट कैन रिकवर वट एवर डैमेज इज कॉज आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप। तो आपसे पूछा है कि उसमें लो स्टेबिलिटी और हाई रेसिलियंस, तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम जिसे इजीली डैमेज नहीं किया जा सकता तो उसकी स्टेबिलिटी तो हाई हो गई, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड देखिए, एन इकोसिस्टम विच कैन इजीली डैमेज्ड बट कैन नॉट रिकवर इवन आफ्टर डैमेजिंग, तो रिकवर ही नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब उसकी रेसिलियंस जो है वो क्या है, लो है, लेकिन आपसे हाई रेसिलियंस पूछी है। थर्ड देखिए, एन इकोसिस्टम विच कैन इजीली भी डैमेज, जैसे इजीली डैमेज तो क्या जा सके, लो स्टेबिलिटी हो गई और रिकवर भी हो जाए, ठीक है, डैमेजिंग इफेक्ट खत्म होने के बाद रिकवर भी अगर हो रहा है तो उसकी रेसिलियंस क्या हो गई, हाई हो गई। तो लो स्टेबिलिटी और हाई रेसिलियंस के लिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। देन विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड, तो हीमोडायलिसिस इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये तो सिंपल आंसर हो गया। देन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज आर गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दोस्तों जो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो किसके अंडर दी जाती हैं, रेड डाटा बुक के, और कौन इसको मेंटेन करता है, IUCN, ठीक है, आपको पता होगा IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वो इसको मेंटेन करते हैं, रेड डाटा बुक को। क्लास 8th में भी ये पढ़ाया जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। देखिए फ्रंटल पार्ट स्कल का पूछा है कितने बोन से मिलकर बनेगा, 14 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और वैसे भी स्कल में 22 बोन तो टोटल ही हैं दोस्तों, है ना, और जो फ्रंटल है उसमें से 14 है, बाकी की 8 में आपके पैराइटल, ठीक है, ऑसिपिटल लूप्स आ जाती हैं, ठीक है, टेम्पोरल आ जाती हैं, ठीक।
तो इसके जो फ्रंटल पार्ट है स्कल का उसमें 14 बोन्स हैं। वैसे भी देखिए 22 बोन तो टोटल ही हैं और ये सारे ऑप्शंस आपको 22 से ज़्यादा दे रखे हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो 14 इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो नेफ्रॉन दोस्तों किसकी यूनिट है? किडनी की यूनिट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्लास 10th लेवल का ही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लीवर अफेक्ट होता है। क्लास 9th का बच्चा बता देगा आपको कि जो जॉन्डिस है या पीलिया है उससे क्या अफेक्ट होता है? लीवर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 9 देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर विदाउट एनी एमनियन एंड दे आर कॉल्ड एज ए एमनियोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू दिस ग्रुप। देखिए दोस्तों, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, इनके पास में एमनियन नाम की एक लेयर होती है और ये क्या करती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाती है। एक मेम्ब्रेन होती है ये एमनियन, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाती है जिसे हम एमनियोटिक सेक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो होता है। ठीक है, इट कैन एनक्लोजेस द एम्ब्रियो। लेकिन जो फिशेज हैं और एम्फीबियंस हैं उनमें ये कैविटी एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों वो फिशेज एंड एम्फीबियन जाएगा, बिकॉज यहाँ रेप्टाइल्स आ गया तो रेप्टाइल्स में तो होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और फिशेज सही है बट एम्फीबियंस के साथ में दिया हुआ ऑप्शन तो ये भी करेक्ट जाएगा, तो मोर अप्रोप्रिएट आपका 4th हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिटोरल जोन। देखिए दोस्तों, जो लेक है, ठीक है, लेक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं, जैसे लिटोरल हो गया, लिम्नेटिक हो गया, प्रोफंडल जोन हो गया, यूफोटिक हो गया, ठीक है, बेंथिक जोन आता है लास्ट में। इसमें लिटोरल जोन आपसे पूछा हुआ है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है, लिटोरल जोन जो होता है दोस्तों वो एक ऐसा जोन है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट एक्सपोज होती है। एयर और सनलाइट वहाँ पर इजीली जो है एक्सपोज हो जाते हैं, जो मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो लिटोरल जोन है, ठीक है, ये बिल्कुल एज पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाहर एकदम। ठीक, तो आपसे ये देखिए स्टेटमेंट देखिए, जोन एट द एज ऑफ अ लेक, ठीक है, और ओशियन विच इज़ ऑल्टरनेटली एक्सपोज टू द एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर। ये बात एकदम सही लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो वाला जोन है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो एयर भी वहाँ मिल जाती है ईजीली। ठीक है, और दूसरा दे रखा है मिडिल ऑफ द लेक, नहीं मिडिल में नहीं होता ये, बिल्कुल मैंने बताया बिल्कुल एज पे होता है। ठीक है, थर्ड है जोन एट द बोथ द एंड्स ऑफ द लेक विच इज़ अल्टरनेटली एक्सपोज टू द एयर एंड इमर्स्ड। नहीं, एक ही एंड पर रहता है दोस्तों, दोनों एंड्स पर नहीं रहता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ओनली 1 दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 11, वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज। दोस्तों वेस्टर्न घाट्स हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के इंडिया में, अभी मैंने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन बात की। इसमें वेस्टर्न घाट्स के अलावा ईस्टर्न हिमालयाज़ भी आएंगे। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज़ भी आप लिख लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ईस्टर्न हिमालय पूछ ले। तो ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स बोथ आर द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। देन नेक्स्ट है दोस्तों, हेनलेज लूप प्रेजेंट इन, तो किडनी में होता है। ठीक है, और हेनले लूप किडनी में मैं कहूँ तो नेफ्रॉन के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। ठीक, देन नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और दोस्तों आ जाता है लूप ऑफ हेनले से। जो लार्जेस्ट लूप ऑफ हेनले वो बर्ड्स में मिलता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के काम में आते हैं लूप ऑफ हेनले, तो ये ध्यान रखिएगा आप। लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले फाउंड इन बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल हार्ट। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 9th का। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल में कितना होता है? एक, मतलब ये 4th होता है, ये भी एक रेप्टाइल ही है बट इसमें कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, तो ये 4 जाएगा, 5 तो होता ही नहीं है किसी में, तो वैसे ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट वॉज डेवलप्ड एज, ये फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में दोस्तों। देन नेक्स्ट, इन अ सोसाइटी पैटर्न ऑफ ages of population is directly responsible for the mankind of population growth because younger females have more offspring. ठीक है, देन डू ओल्डर फीमेल्स। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, एक्चुअल में ये पूछ रहे हैं किसी सोसाइटी में जो एज का पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न ऑफ एज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है बिकॉज डिफरेंट एज के जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर हैविंग द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़, है ना। इसमें फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज़ अबाउट द
डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग द डिफरेंट अब ऑब्वियसली बात है, जो यंगर ग्रुप होगा दोस्तों उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी ओल्डर से, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है दोस्तों। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ प्रोटोजोन रिप्रोड्यूसेस बाय द बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 8 जनरेशन। तो 8 जनरेशन के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो एक जनरेशन के बाद कितने बनते हैं दोस्तों, 2, है ना। तो आपसे पूछा 8 के बाद क्या, तो 2 की पावर कितनी लगेगी, 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर जाएगा 256, ठीक है, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कॉमनली सीन इन, तो दोस्तों फ्रॉग में नहीं देखने को मिलती रिट्रोग्रेसिव, स्नेक में भी नहीं, इकोलाई में। ये एस्किडिया क्या है दोस्तों, एस्किडिया जो है कॉर्डेट्स का मेंबर है, यूरोकॉर्डाटा में आता है, ठीक है। अभी जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी से भी, तो डाइवर्सिटी वाला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे। यूरोकॉर्डेट का मेंबर है और फैमिली ट्यूनिकेटा है इसकी, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो करते हैं या मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं दोस्तों यहाँ पे एस्किडिया, ठीक है। सी स्क्विड के नाम से भी जानते हैं हम इसको। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो ये देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के बीच में हिंज जॉइंट रहता है, और ये कंधे की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ह्यूमरस है और पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है। तो जो शोल्डर जॉइंट होता है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, शोल्डर जॉइंट बताइए, तो शोल्डर ही है एक तरीके से ये, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय डैश टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड्स होते हैं, शुगर के बीच में कौन से होते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर हो नहीं सकता, ना तो फॉस्फोरस है ना ईस्टर है, एस्टर बॉन्ड हो नहीं सकता, पेप्टाइड प्रोटीन्स में होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, आर्थ्रोपोड्स है ना दोस्तों, तो आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या बोलते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स होते नहीं है, ये आपको प्लेटेलमेंथिस में मिलेंगे, किडनी है तो अपने लोगों के अंदर, नेफ्रिडिया आपको एनिलीड्स के अंदर मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा दोस्तों, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जाएगा। ये 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के होगा दोस्तों, नेक्स्ट 40 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। और आपने ये वीडियो अगर पूरे 40 क्वेश्चंस एंजॉय किए हैं, ठीक है, आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे दोस्तों। और मैं कहूँगा पेपर सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें डिफ़िकल्ट नहीं मुझे लगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, यूपी के हों या वो एनवीएस केवीएस या फिर आपके DSSB के हों, वो सब में ही काम आएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियोज़ दोस्तों, थैंक यू सो मच।